नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस वेडनेसडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आए। अविनाश जी जाने जाते हैं ब्यूटीफुली सबकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, फंडामेंटल्स पे बढ़िया पकड़ रखने के लिए। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन बोर्ड। बस आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा टोल दिखाना शुरू कर दिया डायरेक्टर साहब ने। यार इंस्टाग्राम भी दिखाइए, ट्विटर भी दिखाइए, थ्रेड भी दिखाइए और ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन। जैसा कन्वीनियंट हो, जो कन्वीनियंट हो, रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजते रहिए। बचे हुए सारे सवालों के जिन्होंने भेजे थे, सॉरी मैं था नहीं 3-4 दिन से, मैं आज बैठ के सबके रिवर्ट करने की, आज कल में सबके रिवर्ट करना शुरू कर दूंगा। मार्केट्स अब स्क्रीन पर आएगा, थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है पर ठीक है। कल आपको याद होगा 3/4% के आसपास का उछाल था भारतीय बाजारों में। शुरुआती वो वोलेटिलिटी के बाद एक तरफा मूव था, दिन के हाईज पे भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे और आज सुबह समीकरण बढ़िया थे। हमारे एशियन पीयर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और इंडिकेशंस थे हम मजबूत खुलेंगे। खुले मजबूत, हम खुले थे आज करीब 125 पॉइंट ऊपर थे एक समय शुरुआती ट्रेड्स में। वो 125 पॉइंट वाला ऊपर निफ्टी अब 30 पॉइंट दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऊपरी स्तरों से आज 150 पॉइंट की कह लीजिए मुनाफा वसूली आती हुई। खैर शायद थोड़ा बहुत लॉजिकल भी है हाइंडसाइट पे, क्योंकि आज जब हम गैप की बात कर रहे थे तो हम 22,000 के प्लस की ट्रेजेक्टरी में खुलने की तैयारी कर रहे थे। और ध्यान रखिएगा 22,000, 22,100, 22,200 ये तीनों जोन्स बहुत एक्टिव कॉल राइटर्स के जोन्स हैं, तो हमारे लिए वो सिर्फ रेजिस्टेंस जोन्स थे। उसी पॉकेट को हिट करते से ही मुनाफावसूली का दबाव थोड़ा सा हावी होता हुआ 21,900 के आसपास इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए, और इन लेवल्स के आसपास थमे हुए हैं काफी देर से। तो देखते हैं बेस के आसपास सपोर्ट लेता है भारतीय बाजार या नहीं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लाइंड अप हैं। निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी, कल सुबह तड़के क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट, कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी की साइकिल लगी हुई है। तो देखते हैं आज सेकंड हाफ में बाजार का बिहेवियर कैसा रहता है। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो जुड़ चुके हैं आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आज सूरत, गुजरात और रेवाड़ी, हरियाणा जाना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि इसी शो में आगे दरअसल प्राइमरी मार्केट्स में बहुत तगड़ी हलचल लौट आई है। आज सुबह से हम लोग मेंशन कर रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 आईपीओस खुले। अभी कुछ ही देर पहले आपने सुमित को बातचीत करते हुए देखा था एक आईपीओ मैनेजमेंट के साथ। इसी शो में हम लोग जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, समझेंगे आईपीओ कंपनी की बारीकियां। उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है या नहीं। चलिए, जो जुड़ चुके हैं देख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले सूरत जा रहा हूं, दिव्या मिस्त्री स्क्रीन पे। दिव्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो सूरत में आप? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो दिव्या जी? हाउसवाइफ हूँ सर, और करीबन 2-3 साल से कर रही हूँ। सो लार्जली पोस्ट कोविड आपने शुरुआत करी। हाँ कैसा जी। रहे 2-3 साल का सफर? सूरत पैसा आया नहीं आया? अच्छा है सर। आपकी स्माइल कह रही है पैसा आया हाँ जी। है ना? कैसे डिसाइड करते हो स्टॉक्स चूज करने के? खुद ही डिसाइड कर रहे हो, कोई मदद कर रहा है? नहीं, खुद ही कर रही हूँ, आपके चैनल देख रही हूँ और कुछ ट्रेंड में जो चल रहा है उसी में कर रही हूँ ट्रेड। और ये चल ट्रेंड में क्या रहा है, कैसे डिसाइड करते हो? सर आपके चैनल देखती हूँ, हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो, बहुत सारा सर्च करती हूँ गूगल पे। तो चैनल देखते हो और अपना बेसिक होमवर्क भी करते हो। हाँ जी सर। ब्यूटीफुल। दिव्या मैम, पहला सवाल। सर मेरे पास भी पावर फाइनेंस है, 100 शेयर है। वो मैंने लिया है 390 के बेस। तो अभी उसमें क्या करना चाहिए सर? मतलब इसमें तो आपने प्योरली मोमेंटम पकड़ा और सटीक हाँ। बैठे। हाँ कब जी। मुनाफा बांधना है या नहीं बांधना, ये पूछूं अविनाश जी से? हाँ जी सर। भाई अविनाश जी, हिम्मत करी, मोमेंटम में घुसी और अब 70 रुपए ऑलमोस्ट पर शेयर गेन्स हो रहे हैं। पीएफसी, अब पता नहीं, अब इसमें वैल्यूएशंस, हिस्टोरिकल पी, ये सब कंपैरिजंस तो अब फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज हो गई है। क्या कर रहे हो आप? क्या बोल रहे हो किसी को जो पीएफसी या किसी पावर स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बने हुए हैं, लग रहा है और दमखम होल्ड करूं या मुनाफा बांधूं तो कहां बांधूं? नहीं, मेरे ख्याल से आशीष इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं उनको सुझाव दूंगा कि पीएफसी के शेयर पे कंटिन्यू करे, होल्ड करे, क्योंकि पावर फाइनेंसिंग का जो मार्केट है वो पावर जनरेशन मार्केट के बाद काफी अच्छी तरह से तेज हो गया है। और पावर फाइनेंस एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है,
तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छी लेवल पे एंट्री की है। यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। अगले 6-12 महीने का जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पे होल्ड करे, बेचने की जल्दबाजी ना करे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास अच्छा बाइंग प्राइस है। तो डेफिनेटली ये 6-12 मंथ अगर होल्ड करती है तो अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। होल्ड करें मैम, आपने अच्छे भाव पे एक्यूमुलेट कर रखा है और अगले 6-12 महीने के टाइम होराइजन में शायद यहां से भी अच्छे रिटर्न्स बने। रेवाड़ी हरियाणा से दीप्तिमयी मिश्रा मैम। दीप्ति मैम, गुड आफ्टरनून। आपको कितना टाइम हो गया दीप्ति मैम, और आप क्या करते हो? सर नमस्ते। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं तो वही कोविड चलते ही मैं शुरू की थी शेयर मार्केट में। बेसिकली मेरे हस्बैंड ने शुरू किए थे, उनके साथ डिस्कशन करके ये सारे मेरी चल रही है अभी। और ये सारे न्यूज जैसे CNBC आवाज हो कि बिजनेस वगैरह ऐसे देख के हम दोनों साथ में बैठ के डिस्कशन करके सारे कुछ डिसीजन लेते हैं दोनों में। बढ़िया है। और ये डिसीजंस कैसे जा रहे हैं? 2-3 साल से हस्बैंड के साथ जो इंटरेक्शंस हुए, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? सर होता कभी फायदा होता है, कभी ऐसे तो मार्केट के हिसाब से बेसिकली फायदा हुआ है और कभी कभी लॉस हुआ है। जैसे वो लॉस से भी हमको कुछ आइडिया आता है कि कहाँ हम लॉस किए, क्या होना चाहिए था। ऐसे मिलजुल के चल रही। तो जहां लॉस होते हैं उसके बाद आप लोग डिस्कस करते हो आपस में कि क्या गड़बड़ा गया, कहाँ चूक गए? जी 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 सर। अरे वाह, चलिए दीप्ति मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है IRB इंफ्रा 38 पे 2300 शेयर है, तो इसमें क्या करना है? इसको रहना है या इसमें और कुछ शेयर ऐड करना है ना, तो क्या करना है इस पे? दोनों बहुत खुश होंगे स्टॉक को देख के, तो आप और आपका हस्बैंड, है ना? ये किसका चॉइस थी आरबी इंफ्रा? सर मेरे हस्बैंड की चॉइस। अरे उनका तो कॉलर एकदम ऊपर चढ़ गया होगा। भाई अविनाश जी, क्या फट रहा है ये स्टॉक, क्या करा जाए? 30 वाला 70 हो गया मेरा। आई थिंक आशीष, अगेन मैं यही कहूंगा कि इस इन्वेस्टर ने भी बहुत अच्छे एंट्री लेवल पे प्राइस ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए, इनके पास 2300 शेयर्स है। तो एक सिंपल जो मार्केट में मंत्र होता है कि अपना कैपिटल निकालिए और बैलेंस क्वांटिटी फ्री कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ऐसा नहीं कि आगे शेयर चलेगा नहीं, बट 38 रुपीज का 68 रुपीज हो गया है। तो एटलीस्ट अपना कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है, वो निकाल लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम 15-20% स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि रोड बिल्डिंग पे जो गवर्नमेंट का फोकस है वो आने वाले साल में भी आगे चलेगा। तो और यहाँ पे IRB इंफ्रा एक मार्केट लीडर है, तो उसका फायदा इसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो इस तरह के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में काउंटर्स होते हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कब मुनाफा बांधे। तो एक थंब रूल बेसिकली कहता है कि जब स्टॉक डबल हो जाए तो आधा बांध लो, उससे आपका कैपिटल पूरा का पूरा जो आपने पैसा डाला था वो बाहर आ गया। अब वो प्रॉफिट के मनी से बाकी के स्टॉक्स राइड हो रहे हैं, तो घर का पैसा घर आ गया है, बाकी पैसा जो है मोमेंटम चेज कर रहा है। तो यही अविनाश जी भी आपको कह रहे हैं, IRB इंफ्रा में पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लो, आपके केस में आधे शेयर बेच दो। दिव्या मैम, अगला सवाल। सर अरविंद फैशन लिमिटेड में मुझे जानना है सर, उसमें क्या करें? और जियो फाइनेंशियल। फैशन और जियो फाइनेंशियल दोनों ले रखे हैं क्या दिव्या मैम? हाँ जी। दोनों खरीद रखे हैं कि खरीदने का मन है? नहीं है सर मेरे पास। ओके, स्क्रीन पे आ गया। जियो फाइनेंशियल्स 249 पे 100 शेयर्स हैं। दिखाइए अरविंद फैशन डायरेक्टर साहब। हाँ जी। अरविंद फैशन 200 क्वांटिटी है 410 पे, दोनों में प्रॉफिट्स हैं। क्या पूछूं दिव्या मैम, मुनाफा होल्ड कब करना बांधा चाहिए। जाए, होल्ड करें नहीं करें, सही स्टॉक्स हैं कि नहीं, ऐसा पूछूं? हाँ जी सर। अविनाश जी, सवाल सुन लिया आपने, क्या करा जाए? दोनों में प्रॉफिट्स हैं। अरविंद फैशन 100 रुपए मेरी खरीद से ऊपर चलता हुआ, जियो फाइनेंशियल भी मेरी खरीद से शायद वो 20-30 रुपए ऊपर चल रहा है इस समय। आई थिंक पहले मैं अरविंद फैशन के ऊपर बात करूंगा। इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, प्रॉफिट में है। मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया 12-18 महीना है तो कंटिन्यू टू होल्ड। अभी भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का नेटवर्क और जिस प्रकार का ब्रांडिंग इन्होंने किया है और जिस प्रकार की इनकी पोजीशनिंग है मार्केट में, मुझे लगता है कि 550-600 रुपया का भी एक फेयर वैल्यू आपको मिल सकता है अगर आप 12-18 महीने यहाँ पे होल्ड करते हैं। दूसरा शेयर जियो फाइनेंशियल का आपने अभी खरीदा है। मैं समझता हूँ, ये देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो अगले 2-3 साल में पूरी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करेगी।
और सबसे बड़ी बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकी पेरेंट कंपनी है, ऑलरेडी इनकी बैलेंस शीट साइज करीबन 1,30,000 करोड़ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेना चाहिए। बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा, बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये शेयर आपको शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के देगा। हाँ, जियो फाइनेंशियल की कोई चर्चा हो गई इस प्लेटफॉर्म पर, तो ध्यान रखिएगा सीएनबीसी आवास के प्रमोटर्स और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल पे कोई भी बात हो स्टॉक रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इस कंपनी के, तो प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। इस बीच नेस्ले इंडिया के नंबर स्क्रीन पे, मुनाफे के फ्रंट में तो स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा है। 745 करोड़ रुपीस के आसपास ये एक्सपेक्टेशन के सामने 655 करोड़ का मुनाफा, 4,725 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू एस्टिमेट्स के सामने 4,600 करोड़ का रेवेन्यू, और उस पे भी मुनाफे का नंबर मिस है और उसमें वन टाइम गेन का नंबर इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। अविनाश जी, आए और कोई स्टॉक देके नहीं जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल। आज जो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, वो एक छोटी एग्रीकल्चर फोकस्ड कंपनी है और जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का नाम है कैप्टन पाइप्स लिमिटेड। प्राइस करीबन 19-20 रुपया चल रहा है। देखिए, एक राजकोट बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर और प्लम्बिंग ऑपरेशंस में अपने पाइप सप्लाई करती है। इन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस किया है, करीबन 20,000 टन की कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और ये दिसंबर से इनकी कैपेसिटी शुरू हो जाएगी। पिछले साल करीबन 85 करोड़ पे 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस साल मैं देख रहा था कि ऑलरेडी 56 करोड़ पे ऑलरेडी फर्स्ट 9 मंथ्स में 3 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 6-6.5 करोड़ की प्रॉफिट आएगी। और ये स्टॉक ऐसा है कि जहां पे हमको लग रहा है कि नंबर्स जैसे जैसे इंप्रूव होंगे आपको अच्छी री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो करीबन 25-26 का एक नियर टर्म का टारगेट पकड़ लीजिए, जो करीबन आपको एक 20-25% का रिटर्न आपको अगले 6-12 महीने में दे सकते हैं। आगे नंबर जैसे इंप्रूव होंगे वापस और थोड़ी री रेटिंग होगी, बट डेफिनेटली इस लेवल से पैसा खोने के लिए कुछ नहीं है और बढ़ने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो 19 का कॉस्ट प्राइस है, करीबन 25-26 इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स एक रीजनेबल टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। चलिए भाई, हेडा पे रख सकते हैं इस नोट पर। दिव्या मैम, दीप्ति मैम और इवन अविनाश जी, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। अविनाश जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए थैंक यू सो मच। दरअसल अब मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है और आज से 3 आईपीओ जो खुल रहे हैं उसमें से एक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज खुला है, फ्राइडे को बंद होगा और डिटेल्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइए। 393 से 414 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 570 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। और इस कंपनी के एमडी और सीईओ अजय कनवल सर स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट इस समय स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। अजय सर, वेलकम ऑन द शो। प्लेजर, थैंक यू। पहला, नमस्कार। ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक? जना है। जना हिंदी में वो जन कहते हैं लोगों को। हाँ, जन तो जन का जना, तो आप लोग जना बोलते हो? हम जना कहते हैं। जना एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग, मतलब पीपल। अब ऐसे राम रामा तो जना, ठीक है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आज से खुला है। पढ़ रहा था इस कंपनी के बारे में सर के आने से पहले, चौथा लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो थोड़ा सा इसके कॉन्टोर्स, बुक का साइज कितना, किन वर्टिकल्स पे ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा लोन्स डिलीवर करते हो आप, ज्योग्राफिकली छोटे बैंक्स के साथ एक इशू रहता है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन का, इन सब पैमानों पे जना कैसा खड़ा होता है, बिजनेस समझाओ प्लीज सर। सो आपके लास्ट क्वेश्चन में पहले से शुरू करूंगा, कंसंट्रेशन वाला। सो हम 24 स्टेट में हैं, 771 ब्रांचेज हैं हमारी, 49 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं और 20,000 एम्प्लॉय हैं। सो ये हमारा जोग्राफिकल स्प्रेड है, तो नेशनल प्रेजेंस है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़्यादा जोग्राफिकल कंसंट्रेशन होगा उससे रिस्क बढ़ता है बैंक पे। सो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जना, उसका लीस्ट है, टॉप 3 स्टेट्स इज ओनली 38%। टॉप स्टेट इज तमिलनाडु, ओके, सेकेंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज कर्नाटका, और फिर बहुत ही स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। यानी कि 7-8% पे यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, गुजरात है। सो टॉप 3 स्टेट्स इज ओनली 38%। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो तमिलनाडु में वो 12% है। सो ऐसा कोई कंसंट्रेशन रिस्क है नहीं। बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल हमने एक्चुअली जब बैंक लॉन्च किया उस टर्म से शुरू कर दिया कि हमें सारा जो रिस्क है वो ओवर मैनेज करना है। तो जोग्राफिकल रिस्क या रिस्क कॉन्सेंट्रेशन जिस कहते हैं जोग्राफी वाइज, उसको हमने कम कर दिया है और अब ऐसे ही चलेगा, क्योंकि एक बार 24 स्टेट आप चले गए, लोग पहचानने लगे, आपकी ब्रांच चलने लगी,
तो आसान हो जाता है. सो दैट इज रूल नंबर 1 ऑन ज्योग्राफी, नेशनल प्रेजेंस. सेकंड, आपने कहा कुछ बैंक के बारे में बताइए. तो बैंक को अब मार्च में 6 साल पूरे हो जाएंगे. मार्च 18 में लॉन्च हुआ था. सितंबर 23 के ऑडिटेड रिजल्ट के हिसाब से हमारा 21,000 करोड़ का एसेट बुक है. उसमें 58% जो है रफली सिक्योर्ड एसेट है, मतलब होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई बैक बाय ये भी प्रॉपर्टी. वेल डाइवर्सिफाइड है. हाँ जी. तो हमने जब शुरू किया ना 0% था सिक्योर्ड, अब 58% हो गया है, समझो 5.5 साल में, क्योंकि सितंबर का नंबर बता रहा हूं मैं आपसे. पर 42% अनसिक्योर्ड मेरे ख्याल से पीएस से अभी भी ज्यादा ही होगा फिर तो इस हिसाब से. देखिए, डिपेंड ऑन किस पीयर की आप बात कर रहे हैं. पर 42% आप लोग कंफर्टेबल हो? हाँ जी, हम लोग कंफर्टेबल हैं. पर मैं को हमारा सोचने का तरीका बता रहा हूँ. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू. हम चाहते हैं कि जो बैंक की बैलेंस शीट है ना, दैट शुड रिफ्लेक्ट अ कस्टमर्स बैलेंस शीट. और कस्टमर की बैलेंस शीट में ज़्यादा सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? होम लोन. अगर होम हो तो लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, 2 व्हीलर लोन. करेक्ट. सो ज़्यादा करके लेंडिंग यही होती है. जो क्रेडिट कार्ड होता है या पर्सनल लोन होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 20% मैक्स. राइट. सो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब 5.5 साल में तो हम आए गए 58%. ये बिल्कुल हमारा ट्रेंड लाइन सेक्युलर है कि हमें यही करना है. व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग दैट ऑफ अ कस्टमर्स बैलेंस शीट. और कस्टमर डिमांड, आई मस्ट टेल यू, वी बेसिकली ऑपरेट इन द मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया. हमारा एवरेज अफोर्डेबल हाउसिंग का टिकट साइज है 12.5 लाख रुपए. हमारा लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होती हैं, जैसे मेरे पास एक दुकान है, मेरे को अगली दुकान लेनी है और बिजनेस बढ़ाना है, आर एवरेज टिकट साइज इज 9.5 लाख्स. हमारा जो एमएसएमई है वो एक्चुअली स्मॉल बिजनेस है, 34 लाख्स का टिकट साइज है. सो वी आर फोकस्ड ऑन मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया. इस समय फिर आपने जब कहा मिडिल टू बॉटम एंड, और इसी बॉटम द पिरामिड को लेके कंसर्न्स, चाहे वो रूरल इंडिया हो या इवन शहरों में बॉटम द पिरामिड, वो कंसर्न्स रह के रेज होते हैं. कई सारी कंपनीज के नंबर्स दिखाते हैं बॉटम द पिरामिड इज इन पेन. और आपके केस में तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है. तो धंधा अभी कैसा है? मोमेंटम स्ट्रांग है, नहीं है? सो सी, फर्स्ट फ्यू थिंग्स. धंधा तो, आई मीन बिजनेस इज गुड बिकॉज इकोनॉमी इज गुड. सो आई थिंक टचवुड लाइफ इज वर्किंग वेरी वेल. अच्छा, एंड एज यू नो, तक रुके नहीं, आप ऊपर तक गए. बिकॉज यहाँ ग्लास था ना, नीचे वुड था. सो आई थिंक इकोनॉमी इज डूइंग वेल, डिमांड इज गुड. एंड एज यू नो, मिडिल टू बॉटम एंड ऑफ इंडिया इज अंडरसर्व्ड. सो वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है. सो आई थिंक 2 थिंग्स आर वेरी क्लियर. सो व्हाट मेक्स, अगर आप मार्च 20 के जाना के नंबर देखिए, इंडस्ट्री के देखिए, नेट एनपीए एट 0.5, 0.6 अगर मुझे याद है तो. सितंबर में देखिए 0.9. बीच में कोविड आ गया, तो वहाँ बढ़ गया. प्रोविजन करके, कलेक्ट करके, कस्टमर को टाइम मिला, अब वापस 0.9 हो गया. सो सी, नॉर्मल इकोनॉमी में जो रेगुलर कस्टमर है, जो छोटा टिकट बोरो करता है, वो बहुत अच्छा बिहेव करता है. आज भी आप किसी से बात कर लीजिएगा, वो हम जानते हैं, 99% कलेक्शन है. आप तो जानते हैं, आप बात ही करते हैं. हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, हम इस मामले में सुधरे हुए हैं. अच्छा, जाते थे फिर आपने कोई फाइनेंशियल की बात छेड़ दी. हाँ जी. इस साल की जो फर्स्ट 6 मंथ्स, पहली छमाही हम लोग कहते हैं, वीजा भी पिछले साल की पहली छमाही, आंकड़े एकदम बहुत ज्यादा सुधरे हुए नजर आ रहे हैं. नेट एनपीएस हो, ग्रॉस एनपीएस के नंबर्स हो, स्लिपेजेस रिड्यूस हुए, रिकवरीज बढ़ रही हैं, एनआईएस में बढ़िया 31% का जंप. तो एक सबके जहन में सवाल, क्योंकि आते आते अब इस छमाही में इस तरह का परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है या नहीं? तो वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं ये बताऊंगा. सो मैं एक्चुअल बताऊं हुआ क्या है. अभी हम लोग जो पूरी मैनेजमेंट है ना, वी वेंट थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन टर्न अराउंड जर्नी. तो जो पैरेटो प्रिंसिपल होता है, 80% ऑफ वर्क, 20% ऑफ रिजल्ट. लास्ट 20% ऑफ वर्क गिव्स 80% ऑफ रिजल्ट. अब हम लास्ट 20% आ गए हैं. थोड़ा डिले हो गए क्योंकि कोविड आ गया, और नहीं तो पहले ही आ जाते. सो व्हाट यू रियली सीइंग इज अ समेशन ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन फॉर लास्ट 5.5 years. सिक्योर्ड हो गए, दे दिए, अब रिजल्ट्स का टाइम है, ऐसा कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ये लास्ट 20% है जो दिख रहा है. आप कुछ भी देख लीजिए, निम देख लीजिए, बेटर हो गया फर्स्ट हाफ में. ग्रोथ रेट हमारी इस छमाही के नंबर की तो कोई कंप्लेंट है नहीं, वो मैं देख रहा था, इसीलिए मैंने पूछा सस्टेनेबल कितने हैं. ये है कस्टमर ग्रोथ देखिए, सिर्फ 46 लाख का 49 लाख हो गया 6 महीने में. करेक्ट. तो अगर कस्टमर आ रहा है, बैंक को एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेचुरल ग्रोथ है. तो उसमें कोई मतलब यही सोचने की बात है कि अब ये जो बैंक है, दिस इज व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट. चलिए अजय सर, बेस्ट विशेस आपके इस इम्पेंडिंग ऑफरिंग के लिए. एक बार सक्सेसफुल आईपीओ हो जाए, लिस्टिंग समय एक बार फिर से आपसे बातचीत, थोड़ा सा आउटलुक तब चर्चा करेंगे. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.